हेलो एस्पायरेंट्स, 25 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सेंटर सीक्स बैंक्स टर्न अराउंड प्लान्स। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने लेटर भेजा है 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो इनको ये कहा गया है कि अगर उनको कैपिटल चाहिए, गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनको एक टाइम बाउंड टर्न अराउंड प्लान, मतलब कि बैंक्स के पास काफी सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वो टर्न अराउंड कैसे करेंगे, अपने को लॉस मेकिंग जो है बैंक्स वो अपना कवर अप कैसे करेंगे, तो वो पूरा एक प्लान बना के दे टाइम लिमिट के हिसाब से कि कैसे वो उसको अकम्प्लिश करेंगे। तो एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फाइनलाइज होगा बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद ही उनको कैपिटल इन्फ्यूजन मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट असिस्टेंस मिलेगा फाइनेंस। तो ये डिक्लेयर हुआ है अभी। और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एसबीआई का मर्चेंट बैंकिंग आर्म है, एसबीआई कैप्स करके, उनको ये अथॉरिटी दी गई है, राइट दिया गया है, मतलब काम दिया गया है कि वो हर एक बैंक का जो ये टर्न अराउंड प्लान सबमिट किया जाएगा 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उनको वो स्टडी करके स्क्रूटिनाइज करेंगे। तो वो है। प्लस ये जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था, तो इस वजह से भी बैड लोन्स काफी ज्यादा बढ़ गए। क्यों? ये एसेट क्वालिटी रिव्यू का क्या मतलब था कि क्या बैड लोन्स कौन से हैं, वो बैंक्स खुद अपनी बैलेंस शीट्स में रिकॉग्नाइज करते, क्या वो सही से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये उसको स्क्रूटिनाइज करते हुए ये एसेट क्वालिटी रिव्यू जो किया गया, उसमें काफी सारे बैड लोन सामने आए। क्योंकि आरबीआई का भी ये मानना है कि पहले तो रिकॉग्निशन, कि ये बैड लोन से वो एक्सेप्ट किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, ताही बाद में ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए एसेट क्वालिटी रिव्यू जरूरी था। और बैड लोन्स उसकी वजह से बढ़ गए हैं क्योंकि वो खुल के सामने आए हैं। तो वो है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि बैड लोन्स अभी 9.1% है, ग्रॉस एडवांसेस का 9.1% बैड लोन्स है सारे कमर्शियल बैंक्स में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ये परसेंटेज है, ये सितंबर 2016 का डेटा है, और पिछले साल ये 5.1% था। तो ये इतना इंक्रीज इसीलिए हुआ है कि अब बैड लोन्स रिकॉग्नाइज हुए हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी आरबीआई की, उसमें उन्होंने यही कहा था कि बैंक्स अभी भी इतना रेडी नहीं हो गए कि वो क्रेडिट दे सके, लोन्स आगे दे सके, क्योंकि अभी भी उनके पास कैपिटल पोजीशन नहीं है, इतना फंड नहीं है, इनसफिशिएंट है। उनको पहले अपना बैलेंस शीट क्लीन अप करने के लिए एफर्ट्स डालने होंगे, फिर ही और क्रेडिट ग्रोथ लोन्स में, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ बाद में आ पाएगी क्रेडिट की। तो ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। गवर्नमेंट ने कैपिटल इंफ्यूजन के लिए प्लान ऑलरेडी अनाउंस किया था, इंद्रधनुष प्लान, ये 2015 में ही अनाउंस हुआ था। इसके अंदर इंद्रधनुष, तो जैसे रेनबो की तरह इसमें 7 रंग है, तो मतलब 7 प्रोविजंस है। तो ये उनमें से एक प्रोविजन कैपिटल इंफ्यूजन का था। तो 70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया जाएगा 4 साल में। तो पहले 2 साल में 25-25 हजार, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में 10-10 हजार करोड़ इनको दिया जाएगा। तो वही है, डिसबर्स करने के लिए वही मांग रहे कि पहले टर्न अराउंड प्लान सबमिट किया जाए, अप्रूव किया जाए, फिर ही कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। और ये इन एसेट क्वालिटी रिव्यू का है जो, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दिखाया गया है। स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो स्ट्रेस्ड एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या फर्क है, तो यहाँ दिया गया है। स्ट्रेस्ड एसेट्स इज ग्रॉस एनपीए प्लस स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस प्लस रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन है। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब एनपीएस तो है ही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, और ये दो भी है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, जो बैंक्स लोन देती है वो उनका एसेट है, क्योंकि उस पर वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लेकिन अगर ये जिन्होंने बोरोवर्स है जो लोन लिए वो इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, तो वो तो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो बैंक्स को उसकी वजह से नुकसान होगा। उन्होंने तो पैसा दिया है, वापस ना इंटरेस्ट आ रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, तो रिटर्न नहीं आएगा। तो ये टाइम फ्रेम होता है, 90 डेज है, 3 मंथ्स पीरियड, मतलब 90 डेज तक अगर रिपेमेंट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, एनपीए हो जाता है। अभी एनपीएस जो है उनको रिस्ट्रक्चर भी किया जाता है, मतलब कि रीपेमेंट पीरियड एक्सटेंड किया गया, या तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, या थोड़ा लोन इक्विटी में बदल दिया गया। तो ये सब स्टेप्स लिए जाते हैं बैंक्स के, ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग ना रहे, क्योंकि वो वही चाहते कि वो पे कर पाएंगे तभी बैंक्स को नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स भी होते हैं, तो इनको भी स्ट्रेस एसेट में ऐड किया जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनली तो एनपीएस ही है, अभी नहीं है। तो इसीलिए एनपीएस प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स प्लस रिटर्न ऑफ एसेट्स।
तो रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो बैंक्स ने अपने फाइनेंशियल शीट्स जो है बैलेंस शीट से उनको हटा दिया है, क्योंकि उनके लिए उन्हें अलग तरीके से कंपेंसेट कर लिया, कहीं और से सोर्स फंडिंग करके उनको लोन्स को रिटर्न ऑफ कर दिया। पर ये राइटिंग ऑफ लोन्स है, राइटिंग ऑफ एसेट्स का मतलब ये नहीं कि बोरोवर को पार्डन कर दिया, कि बोरोवर को अभी पेमेंट नहीं करना होगा, पर बैंक्स अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्टेप्स लेते हैं, तो वो होते हैं रिटर्न ऑफ एसेट्स, लेकिन इनको भी ऐड करना जरूरी है। तो ये सब मिला के स्ट्रेस एसेट्स है। तो ये है, तो ये वो 7 पॉइंट एजेंडा भी है जो इंद्रधनुष प्लान जो था स्कीम। तो एक तो अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड बैंक्स बोर्ड रिव्यू जो एस्टेब्लिश किया गया, फॉर्मर कैग विनोद राय इसके चेयरमैन है, कि कैपिटलाइजेशन जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ है। तो ये सारे नॉर्म्स है इंद्रधनुष स्कीम के 7 प्रोविजंस। फिर अगला न्यूज आइटम है उत्तराखंड समर कैपिटल बैक ऑन एजेंडा। तो उत्तराखंड ये नया स्टेट बना था साल 2000 में, इसका कैपिटल है देहरादून। तो ये इसीलिए यूपी में से सेपरेट होकर ये ईयर 2000 में बना था। रीजन ये था कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट में उत्तराखंड का डेवलपमेंट पीछे रह जाता है, क्योंकि ये हिली रीजन है। तो अब उत्तराखंड का जो कैपिटल डिसाइड करने की बारी आई, तो ये जो उत्तराखंड मूवमेंट के लिए जो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट, वो चाहते थे कि गैरसैंण जो है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक रीजन है हिली एरिया में, तो इसको कैपिटल बनाया जाए। पर बनाया गया प्रोविजनल कैपिटल देहरादून को, क्योंकि वो प्लेन्स रीजन में। तो वही अब तब से अब तक मतलब 16 साल हो गए, अब तक ये डिमांड है कि गैरसैंण को उत्तराखंड का कैपिटल बनाया जाए। तो जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, मिस्टर रावत की गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिए। गैरसैंण में उन्होंने इवन लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई है, विधानसभा। तो विधानसभा बिल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे बनाई गई है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के लिए भी यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने के स्टेप्स लिए गए। तो ये स्टेप्स लिए गए। तो ये अब बीजेपी गवर्नमेंट जो पावर में आई है, उनका फर्स्ट स्टेट असेंबली सेशन हुआ था, तो इसमें उत्तराखंड गवर्नर ने अनाउंस किया कि गैरसैंण को वो स्टेट का समर कैपिटल डिक्लेयर करेंगे। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये गैरसैंण आपको पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है फोर्टिफाई डेमोक्रेसी अगेंस्ट हेट स्पीच। तो ये हेट स्पीच के बारे में है। तो हेट स्पीच क्या होता है? जब कोई ऐसी स्पीच दी जाती है, बात की जाती है जो जिसके अंदर मतलब प्रोवोक कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को प्रोवोक कर सकते हैं, उनको उकसा सकते हैं कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज या जेनोसाइड, मतलब कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट उनको खत्म करने की कोशिश की जाए, मतलब टेररिज्म या कोई वायलेंट एक्टिविटी उनसे उनके लिए उकसाते हैं वो, तो उसको कहते हैं हेट स्पीचेस। तो इंसाइटमेंट टू हेटरेट है, कोई भी मतलब रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे जब ये की जाती है, तो वो एक ऑफेंस मानना चाहिए और उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। इसीलिए लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी 267th रिपोर्ट जो अभी रिलीज की है, उसमें उन्होंने ये नया लॉ ड्राफ्ट करके प्रपोज किया है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017 है ये, जिसके अंदर नए सेक्शंस ऐड किए गए कि हेट स्पीच के लिए क्या, ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए। तो वो ये एनी वर्ड रिटन और स्पोकन कैसा भी हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी हो, जिसकी वजह से लोग इंसाइट हो सकते हैं कि वो वायलेंट एक्टिविटी करेंगे, तो उसको हेट स्पीच डिफाइन किया गया है और ये स्टेप्स लिए गए। तो ये लॉ कमीशन को ये रेफर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रेफर किया था कि वो स्टेप्स मतलब प्रोविजन बताए कि कैसे इलेक्शन कमीशन हेट स्पीच को क्रैकडाउन कर सकती है, क्योंकि हेट स्पीच जनरली इलेक्शंस के टाइम पे होते हैं। और ये लॉ कमीशन के चेयरमैन भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ही है, जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट टू प्रोब क्लोजर ऑफ 199 एंटी सिख राइट केसेस। तो ये एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में, जब इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर थी, उनका असैसिनेशन हुआ था, उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको मार दिया था। तो उसके बाद ये दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुए थे और अडजॉइनिंग रीजन्स में भी। तो इसके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, जो ये 293 राइट केसेस जो रजिस्टर हुए थे उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो इनमें से 199 केसेस को क्लोज कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट वही डिमांड कर रही है कि कंप्लीट रिकॉर्ड्स इसके लाए जाए सामने कि क्यों इनको बंद कर दिया गया, जबकि विक्टिम्स है जो अभी तक वो लोग भी उनको जस्टिस नहीं मिला, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो उसके ऊपर अब ये स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वो न्यूज में फिर अगला न्यूज आइटम है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अ कंसर्न।
तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। इंडिया में भी टीबी का बर्डन काफी ज्यादा है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है, मतलब टीबी के लिए सही डोज नहीं लिए जाए तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस भी आ जाता है, तो फिर नए ड्रग्स चाहिए होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये टीबी का एक मेन कंसर्न है। तो हम देखते हैं डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स भी इसके लिए दिया जाता है कि इंश्योर किया जाए कि भाई पेशेंट सही डोज सही टाइम टू टाइम ले। तो वही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे रिकमेंड करती है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किए 2 ड्रग्स, डेलामिनेट और बेडाक्विलिन, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी काफी ज्यादा भी हो जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, तो इंडिया में भी उसका बर्डन है। ये है बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से ये होता है। और ये कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब कंटेजियस है लेकिन लॉन्ग कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड भी होता है। लंग्स को अफेक्ट करता है, कई केसेस में ब्रेन और स्पाइन को भी अफेक्ट करता है ये। तो इसके लिए जो ये ड्रग्स रिकमेंड किए गए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, उनमें से इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है बेडाक्विलिन, जो सिर्फ 6 स्टेट्स में है इंडिया में और कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम के अंदर। डेलामिनेट हमने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमने डिस्कस किया है कई बार टीबी के बारे में, तो डेलामिनेट के लिए हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि इसको भी कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम में अक्वायर किया जाए ताकि पेशेंट्स को यहाँ मिल सके, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हमारे यहाँ काफी है। तो ये टीबी रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2025 तक हमको टीबी एलिमिनेट करना है। तो जो स्टेप्स लिए जाते हैं या जो स्टेप्स लेने चाहिए, जो न्यूज आती है, तो वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे आंसर्स लिखने के लिए भी और अगर एमसीक्यू आए उसके लिए भी। फिर अगला न्यूज आइटम है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल टू चेयर एनिमल वेलफेयर बोर्ड। तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है 1960 का, उसके अंदर ये बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर ये फंक्शन करता है। पर अब ये डिसाइड किया गया है कि ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड परमानेंटली सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफिशियल ही इसको चेयर करेंगे। तो पहले यहाँ पे चेयरमैन जो थे आउटसाइड थे, मतलब वेटेरिनियंस या एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट या रिटायर्ड जज यहाँ लाए जाते थे। लेकिन अब जो हमने देखा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड और एमओएफ के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गया, स्पेशली जल्लीकट्टू पे। तो इवन जल्लीकट्टू के अगेंस्ट केस रजिस्टर करने वाले भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ही थे, मेन लिटिगेंट ये थे। तो वही है, तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके पूरे मैनेजमेंट को ही चेंज किया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के ऑफिशियल्स को ये डिसाइड किया गया। जल्लीकट्टू वाज जो तमिलनाडु का बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है, तो वो काफी न्यूज में था, आपको पता ही होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है ICHR टू स्टडी इफ राम सेतु इज मैन मेड। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये अब स्टडी करेगी कि राम सेतु, या तो इसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, तो ये मैन मेड है कि नेचुरल है, तो इसके ऊपर एक स्टडी की जाएगी। तो ये हिंदू रिलीजियस ग्रुप जो है वो मानते हैं कि राम सेतु मैनमेड है। ये लॉर्ड राम ने बनाया था अपनी आर्मी के साथ, कि वो रावण की किंगडम जब पहुंचना चाहते थे श्रीलंका में सीता को रेस्क्यू करने के लिए, तो उनके रूट के लिए राम सेतु बनाया गया था। तो ये एक्चुअली लाइमस्टोन शोल्स है। तो वही है, ये लाइमस्टोन शोल्स नेचुरल है कि मैनमेड, इसका अभी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करके पता किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो ये इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड ये शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट है, सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट। इसका प्लान 2 डेकेड्स पहले, मतलब 20 साल पहले, उससे भी पहले प्रपोज किया गया था, पर गवर्नमेंट ने इसको एक्टिवली एंडोर्स करके लिया था, शुरू किया था इसके ऊपर कि वर्क किया जाए इसको। लेकिन इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट है हिंदू ग्रुप्स के थ्रू भी और एनवायरमेंटलिस्ट के थ्रू भी, क्योंकि इसके लिए शिपिंग कनाल बनाने के लिए यहाँ पे इधर ड्रेजिंग की जाती है। तो ड्रेजिंग का मतलब यहाँ पे थोड़ा इसको ऑल्टर करना पड़ता, तो वो कहते हैं ये राम सेतु है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अपोज किया गया था। और एनवायरमेंटलिस्ट भी इसीलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे शिप्स पास होगी तो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी वगैरह ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे अफेक्ट होगा, तो इसके लिए वो अपोज कर रहे थे। और ये सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट ये है एडम्स ब्रिज एक्चुअली। तो ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट इसीलिए था कि अब जो शिप्स जाती है, जो वो ये रूट है, तो ट्रेडिंग जो होता है शिप्स यहाँ से पास होती है, तो अगर ये यहाँ पे ड्रेजिंग किया जाए, इसको बनाया जाए, तो शिप्स ये रूट से जाएगी, तो उनका टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। तो यही प्रपोजल था, पर यही सेतु राम सेतु एडम्स ब्रिज की वजह से ये नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, रामेश्वरम है तमिलनाडु में, ये पम्बन आइलैंड तमिलनाडु का है, ये मन्नार आइलैंड है श्रीलंका का, और यहाँ ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ एडम्स ब्रिज है, आप देख सकते हैं, डिटेल में दिया गया।
तो यहाँ पे वो ड्रेजिंग या कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, वो हिंदू ग्रुप्स अपोज कर रहे हैं। तो वही है। तो अब इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा कि वो नेचुरल है या मैन मेड है। फिर अगला न्यूज आइटम है आईएनएस विक्रमादित्य फायर्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो आईएनएस विक्रमादित्य अभी इंडिया की एकलौती एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य को इंडक्ट किया गया अराउंड 3 इयर्स पहले नेवी में, पर अब तक इसका जो मेन वेपन है लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल वो अब तक इसको मिला नहीं है, क्योंकि ये जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है इसराइल के साथ और ये अब तक अंडर डेवलपमेंट है। तो इसीलिए शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल अब उसको इंस्टॉल किया गया है विक्रमादित्य पे। ये बराक नाम है, तो ये बराक मिसाइल इसराइल की है। तो ये फर्स्ट टेस्ट इनका सक्सेसफुली किया गया, वो अभी न्यूज में है। वही है, ये डीले की वजह से भी काफी एम्बेरसमेंट हुआ है। और विक्रमादित्य से पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे हैं। आईएनएस विराट जो है काफी न्यूज में रही है कि वो अब डीकमीशन की गई है। तो डिकमीशन करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्रपोजल था जो म्यूजियम बनाया जाए, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब शिप का ये म्यूजियम बनाया जाए, उसको रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने। उससे पहले जो थी आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको डिकमीशन करने के बाद कोई प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हो पाया, तो उसको फाइनली स्क्रैप यार्ड भेज दिया गया। तो वही है, ये अब आईएनएस विक्रमादित्य जो अभी कमीशन की गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएन टू प्रोब म्यांमार क्राइम्स। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया वोटिंग बगैर, जिसके यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया और इसको सपोर्ट करने वाली भी कंट्री थी यूएस के साथ। तो ये इन्होंने कहा है कि अब कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मतलब फैक्ट्स फाइंड करने चाहिए जो एलिगेशंस है कि यहाँ पे किलिंग्स, रेप, टॉर्चर होता है रोहिंग्या मुस्लिम्स का। तो ये म्यांमार में रखाइन स्टेट है, यहाँ से काफी सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ से फ्ली करके बांग्लादेश में भी पहुंच रहे और बाकी स्टेट्स कंट्रीज में भी यहाँ पे वो रेफ्यूजीज बन के जा रहे हैं। तो ये रखाइन स्टेट में ये रोहिंग्या मुस्लिम्स को ऑलरेडी इनको सिटीजनशिप भी डिनाई किया गया है म्यांमार के थ्रू, और इनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है, वही सब न्यूज में आता है। तो इसके ऊपर अब फैक्ट फाइंडिंग मिशन बिठाया जाएगा। इंडिया का जो सितवे पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं म्यांमार में, सितवे पोर्ट, वो भी यहीं पे रखाइन स्टेट में ही आप देख सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है CIA has tools to spy on Mac computers। तो CIA है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की। तो अब ये विकीलीक से ये पता चला है, मतलब क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, उनको ओपन में लाया गया, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि CIA के पास मतलब स्ट्रेटेजीज है, टूल्स है, जिससे वो मैक कंप्यूटर्स, जो एप्पल के मैक कंप्यूटर्स, वो स्पाई कर सकते हैं। तो एप्पल के आईफोन वगैरह ये सभी वो स्पाई कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर वो इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे और इससे वो डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये न्यूज सामने आई है। तो ये एप्पल ने वो भी कहा है कि मैक में जो वल्नरेबिलिटीज थी, जो लूप होल्स थे, उनको हमने फिक्स कर लिया है। तो जो मैक्स 2013 के बाद लॉन्च हुए उनमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पाइंग नहीं हो पाएगा उनका। पर CIA का और एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम नया वर्जन डेवलप कर रहे हैं, तो ये अभी नए मैक कंप्यूटर्स को भी हैक कर सकेगा। तो वही यहाँ पे सब न्यूज में आ रहा है कि वो एप्पल आईफोन्स, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर्स, सैमसंग स्मार्ट टेलीविजन, सिस्को राउटर, सबको ये हैक कर सकते हैं। ये उनके पास टूल्स उन्होंने डेवलप किया है। तो ये CIA मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है यूएस की, ये इसलिए करती है ताकि वो सब पे टैब रख सके, जो भी है एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी है उनपे उनका कंट्रोल रहे, वो टैब कर सके। तो इसीलिए वो ये करती है। पर अगर वो इलीगल तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ यूएस सिटीजन के लिए नहीं, ये ग्लोबली इसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में आना इज एम्बेरसिंग टू। तो अब ये विकीलीक्स के थ्रू सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है आधार नाउ नीडेड फॉर मोबाइल कनेक्शन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये नोटिफिकेशन दिया है कि सारे टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, इनको अपने सब्सक्राइबर्स को री-वेरीफाई करना होगा आधार के थ्रू। तो eKYC जो है, इलेक्ट्रॉनिक KYC, इसको आधार के थ्रू ही इनको वेरीफाई करना जरूरी है। तो ये उन्होंने ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव किया है कि मोबाइल सब्सक्राइबर्स के लिए आधार लिंकिंग अलाउ किया जाए eKYC के थ्रू। तो अब ये नोटिफिकेशन के थ्रू ये डायरेक्शन भी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया गया है। तो 100 करोड़ मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स है देश में, और उसमें से 90% प्रीपेड कार्ड यूजर्स है। तो इनको सबको अब री-वेरीफाई करवाने का ये प्रोविजन लाया गया है। तो वो भी कहा गया है कि
ये भी ध्यान में रखा जाए कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, लंबी पब्लिक क्यूज ना लगे इसके लिए। तो ये भी अब देखेंगे कैसे ये स्टेप्स लिए जाएंगे। कोई डेडलाइन टाइमलाइन नहीं है, पर ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जैन में ही 2017 में रिकमेंड किया था कि आधार बेस्ड ई-केवाईसी होना चाहिए मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने तब ऑप्शनल रखा था, पर ये नोटिफिकेशन में कि उनको करना है, रीवेरीफाई करना ई-केवाईसी के थ्रू मैंडेट किया गया है। अगला न्यूज आइटम है रेगुलेटरी बॉडीज सेबी slaps RIL with 447 crore disgorgement order over RPL। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे फाइन स्लैप किया गया, ये है 447 करोड़। तो ये फाइन इनको भरना होगा क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के थ्रू इन 2007। तो RIL ने अनाउंस किया था कि वो अपना 5% यहाँ पे होल्डिंग्स जो है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड में वो सेल करेंगे और रिसोर्सेज रेस करेंगे। तो इस सेल में इनसाइडर ट्रेडिंग एलिज किया गया, तो उन्होंने ऐसे ट्वीक किया सब कुछ के कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में इसके प्राइसेस कम हो जाए ताकि जब ये सेल करे तो ये काफी ज्यादा प्रॉफिट इनको हो। तो वही इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगा के उनके ऊपर ये फाइन लाया गया है। प्लस ऑल्सो इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर 12% पर एनम के रेट पे 2007 से लेके अब तक के टिल द डेट ऑफ दियर पेमेंट तब तक। इवन इनको और RIL को और 12 अदर इनकी एंटिटीज जो है उन सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इक्विटीज डेरिवेटिव्स मार्केट में फंक्शन करने से, डील करने से बैन किया गया है 1 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। तो वही यहाँ पे ये रेगुलेटरी बॉडी सेबी के जो स्टेप्स है उसमें ये न्यूज में। फिर अगला भी रेगुलेटरी बॉडी CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इन्होंने भी पेनल्टी लगाई है 591.01 करोड़ की कोल इंडिया लिमिटेड पे। तो कोल इंडिया लिमिटेड के अगेंस्ट ये एलिगेशन था कि इन्होंने कंपटीशन एक्ट को वायलेट किया क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सब्सिडीज इन्होंने अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस रखे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स में। तो वो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट जो होते हैं पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो करते हैं कि सप्लाई करेंगे, तो उसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया बिटवीन न्यू एंड ओल्ड और पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर की पावर प्रोड्यूसर्स है। तो वही कंपटीशन कमीशन कह रहे हैं कि ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है। ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब एंटी कमीशन, एंटी कॉम्पिटिशन है ये। तो इसीलिए यहाँ पे उनके अगेंस्ट फाइन लाया गया है। पहले भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें तो फाइन थी 1773.05, पर उन्होंने CIL ने इसको अपील किया तो कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में ये मैटर गया, फिर से ये CCI को रेफर किया गया, तो अब उन्होंने फाइन 591.01 करोड़ का इम्पोज किया है। तो ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन एक्ट 2002 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है। तो 2003 में एस्टैब्लिश तो की गई थी पर फुल्ली फंक्शनल ये 2009 में हुई है। फिर अगला न्यूज आइटम है 2/3 ऑफ कैंसर्स कॉज्ड बाय रैंडम जेनेटिक टाइप स्टडी। तो ये एक स्टडी सामने आई है कि 2/3 कैंसर्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब सेल डिविजन होते हैं तो सेल डिविजन होने के बाद DNA कॉपी किया जाता है जो डिवाइडेड सेल्स उसमें। तो ये DNA कॉपी करने में टाइपो एरर मतलब जैसे हम टाइप करते तो मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है, उसको टाइपोस कहते हैं। तो वो कॉपी करने में जो मिस्टेक्स हो जाती है उसकी वजह से ये कैंसर्स होते हैं। तो 2/3 केसेस कैंसर्स के ऐसे। तो वही है, ये स्टडी सिग्निफिकेंट है क्योंकि कई केसेस में कैंसर का रीजन क्या है वो पता नहीं होता है। तो अब ये सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है ग्रेविटेशनल वेव्स किक आउट ब्लैक होल फ्रॉम गैलेक्टिक कोर। तो ये नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इन्होंने डिटेक्ट किया कि एक सुपरमासिव ब्लैक होल था वो एक गैलेक्सी में है, वो गैलेक्सी से इसको सेंटर, गैलेक्सी के सेंटर पे था, इसको किक आउट किया गया। तो ये इतना बड़ा ब्लैक होल कैसे किक आउट किया गया, इसको कैसे हटाया गया? तो इसको पावर करने के लिए जो पॉसिबल है कि कैसे हुआ, तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हुआ होगा। और ग्रेविटेशनल वेव्स जनरली जो एकदम सुपरमासिव होते इतने पावरफुल, वो जब दो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तब ये जनरेट होते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स काफी पावरफुल होते हैं, तो ये टाइम स्पेस स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है ब्लैक होल भी किक आउट किया जा सकता है। तो ये मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जो गेस किया जा सकता है कि इसका रीजन क्या है कि एक ब्लैक होल हट गया, पुश आउट हो गया, तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हुआ होगा, ऐसे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स सबसे पहले प्रिडिक्ट किए गए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने कई बार इसको न्यूज में भी डिस्कस किया। LIGO ऑब्जर्वेटरीज भी जो है लेबोरेटरीज, ये भी इसीलिए है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सके। तो वो है ये। तो
यहाँ पे ये दिखाया गया कि कैसे डिस्टॉर्शंस होते हैं इनकी वजह से, पुशिंग या पुलिंग का इफेक्ट जो होता है। तो जब ब्लैक होल्स कोलाइड या मर्ज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, लास्ट है ये, लाइट पोल्यूशन अनदर रीजन टू फ्लिप द स्विच ऑफ। तो ये मतलब कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करनी चाहिए, तो इसके लिए एक्चुअली इसको हाईलाइट करने के लिए 25 मार्च मतलब आज हर साल अर्थ आ मनाया जाता है। मतलब लाइट टाइम होता है, 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ की जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी से लेके ऑल अराउंड द ग्लोब ये ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ आ। तो ये अर्थ आ इसीलिए कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम स्टेप्स ले सके, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सके, फॉसिल फ्यूल्स यूजेज जो है, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज जो है उसको कम कर सके। तो ये एक रीजन तो है। प्लस और एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि लाइट पोल्यूशन होता है। तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है कि जो नाइट टाइम में काफी ज्यादा लाइट यूज की जाती है, आर्टिफिशियल लाइट जो यूज की जाती है, उसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस होता है एनिमल्स को भी और ह्यूमंस की हेल्थ पे भी। तो थर्ड एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो डिसोरिएंट हो जाते हैं। तो ये सब इफेक्ट भी होता है। ह्यूमंस का भी सर्कैडियन रिदम जो है, जो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के, वो भी काफी उससे वायर हो जाते हैं। इवन अफेक्ट होता है ह्यूमंस को भी अर्बन लाइफ की वजह से, ये इतना सारा आर्टिफिशियल लाइट यूज करने की वजह से। तो यही है, उसके हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और रिसेंटली एक स्टडी में ये भी सामने आया है कि एलईडी की वजह से ये हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा है। तो 5 टाइम्स ज्यादा वो इम्पैक्ट करते हैं सर्कैडियन रिदम को, स्लीप रिदम को। तो उससे हेल्थ इफेक्ट्स, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो एलईडी लाइट काफी प्रमोट की जा रही है क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल एमिशंस काफी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी काफी बेटर है। तो ये जो एलईडी अभी लेस एनर्जी भी कंज्यूम करती है, लंबी भी चलती है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो मतलब लाइट पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंस जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ग्रेटर इम्पैक्ट होता है इसका। इसीलिए कहा जा रहा है अभी कि जो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एलईडी लाइट्स यूज की जा रही है वो हार्मफुल भी है। तो इससे कन्वेंशनल स्ट्रीट लैम्प से ज्यादा इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। तो एक तरफ है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज करना, प्लस इवन हेल्थ पे इसका भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो वही लाइट पोल्यूशन करके ये हाईलाइट किया गया है। तो एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव लाइट जो ज्यादा यूज की जाती है नाइट टाइम में, तो उसके इम्पैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।